300 हम दिए हैं, 2500 भेज दीजिए ना। अमित भाई, क्या हाल है अमित? अमित, हेलो अमित, क्या हाल है? हेलो हेलो शंकर, क्या हाल है? बढ़िया है सर। आवाज जा रहा है? हाँ सर, आवाज आ रहा है। हाँ तो शांति से रहना, ठीक है ना? एकदम पूरा स्थिर। इसको बढ़ाओ तो ऊपर। कैसे बढ़ाएंगे ऊपर इसको? नहीं आएगा नीचे। मार्कर से करेंगे कि सब लोग जुट जाइए जल्दी जल्दी आज से। अरे यहाँ से नहीं, छोड़ो। अच्छा ई वाला बना दे। सब लोग जुट जाइए जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग टू ऑल। और आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज पर बात करेंगे, ठीक है? एनसीईआरटी से ही पूरा चीज पढ़ेंगे। हेलो, सब लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। आज जो है अब बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है बोर्ड के लिए। और हम लोग आज डेमो कर रहे हैं, देखते हैं। अगर ये सक्सेस रहा तो हम लोग टाइमिंग सेट करके उसको प्रत्येक दिन जो है हम लोग नया नया चीज सब सीखेंगे इससे। बोर्ड दिखाई दे रहा है? किससे स्क्रीन कर रहा है? सब दिखाई दे रहा है। दिख रहा है। सबको बोलिए जल्दी जल्दी जुड़ने के लिए। कोई ग्रुप में मैसेज कर दीजिए तो आएगा आएगा। रात में यूट्यूब पर लोड हो जाएगा। बोर्ड दिख रहा है क्लियर?
हम लोग आज बात करेंगे, टॉपिक होगा हम लोग का चैप्टर माइक्रोब्स इन वुमेन वेलफेयर। और हम लोग बिल्कुल जो है अभी फुल्ली अभी बिहार बोर्ड लेवल ही होगा। बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड लेवल और बिल्कुल क्वेश्चन ओरिएंटेड सेशन होगा। टेड सेशन होगा और एक-एक सब्जेक्टिव और एक-एक ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग इस पर बात करेंगे। इसलिए थोड़ा take some time to open the NCERT। इसलिए घबराइए नहीं। ठीक है। चलो सब लोग क्वेश्चन लिखना शुरू करो। पहले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, व्हाट इज द roles of microbes in industry। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ये 5 मार्क में पूछा गया था, तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक करेंगे इस पर। व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। तो पहला पॉइंट मेंशन करेंगे। चलिए लिखना शुरू करते हैं। इन इंडस्ट्री microbes play major role in formation of organic acid
दूसरा अल्कोहल, तीसरा एंजाइम्स और चौथा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। हम एक एक चीज एनसीईआरटी का क्लियर कर देंगे, आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। मतलब इंडस्ट्री में माइक्रोब्स प्ले मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड बनाने में भी माइक्रोब्स का यूज हो रहा है। दूसरा अल्कोहल बनाने में, तीसरा एंजाइम्स बनाने में और चौथा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाने में। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करें दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो हेडिंग लिखेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स, और ऑर्गेनिक एसिड में हम लोग पहला पढ़ रहे हैं ए में एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड्स, और एसिटिक एसिड का सोर्स अगर बात करें तो हम लोग एसिटिक एसिड्स प्रिपेयर्ड करते हैं, प्रिपेयर्ड by the help of Acetobacter एसिटी। और याद रखेंगे ये बैक्टीरिया है। मतलब ऑर्गेनिक एसिड में पहला अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं, और एसिटिक एसिड की जो प्रिपरेशन है हम लोग इंडस्ट्री में एसिटिक एसिड का जो तैयार करते हैं वो बैक्टीरिया की मदद से करते हैं, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? एसिटोबैक्टर एसिटी। और याद रखेंगे एसिटोबैक्टर एसिटी ये क्या है? ये बैक्टीरिया है। दूसरी पॉइंट हम लोग बात करेंगे, दूसरी पॉइंट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड is prepared in industry in two major step। दो मेजर स्टेप में एसिटिक एसिड का प्रिपरेशन होता है। पहला प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम ग्लूकोज, और दूसरा स्टेप होता है ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इंडस्ट्री में एसिटिक एसिड तैयार करने की दो मेथड्स हैं। पहला तो आप क्या करो कि अल्कोहल को तैयार कर लेंगे, किससे? ग्लूकोज से। और दूसरा, अगर हम लोग अल्कोहल का इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें एसिटिक एसिड प्राप्त होगा। तो हम इसी चीज को समझते हैं थोड़ा। तो स्टेप समझते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो आप जानते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज पर एक एंजाइम्स देंगे जाइमेज। ग्लूकोज पर एक जाइमेज देंगे और यहाँ पर ईस्ट देंगे, और ईस्ट का नाम आप लोग याद रखेंगे सैक्रोमाइसिस सेरिविसी। इस सैक्रोमाइसिस ईस्ट के मदद से ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल C2H5OH, जिसको हम लोग इथाइल अल्कोहल कहेंगे। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम के मदद से, जाइमेज एंजाइम की मदद से
और ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसकी मदद से हम लोग ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेते हैं इथाइल अल्कोहल में, C2H5OH, मतलब इथाइल अल्कोहल। मतलब स्टेप में हम लोग लिखेंगे ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। Glucose is converted into ethyl alcohol by the Zymes enzymes. By the Zymes enzymes. By the Zymes enzymes in the presence of Saccharomyces. In the presence of Saccharomyces cerevisiae, और ये याद रखेंगे ईस्ट है। तो हम लोग क्या देखें इसमें कि सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज को जाइमीज के मदद से और ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के मदद से हम लोग ग्लूकोज को तैयार किए इथाइल अल्कोहल में। और दूसरा स्टेप ये है, दूसरा स्टेप में हम लोग ये जानेंगे, दूसरा स्टेप में ऑक्सीडेशन कर देंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल into the एसिटिक एसिड। मतलब ये जान लेंगे इथाइल अल्कोहल और प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पर बैक्टीरिया देंगे सर थोड़ा पीछे कर दीजिए ना, नहीं लिखे। अरे रुक जाओ 1 मिनट भाई, 1 मिनट कर देते हैं। हम यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि इथाइल अल्कोहल को और ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे एसिटोबैक्टर एसिटी ये कन्वर्ट कर देगा, इस इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड में। एकदम लाइन पर क्लास करोगे, एकदम कह दिए कि रामबाण होगा उस बच्चों के लिए जो बच्चा को थोड़ा कम समझ में आ रहा है। ध्यान दो, स्टेप समझते हैं, फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये बात किए हैं कि ग्लूकोज को, और आप लोग जानते ही है फार्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। और ये ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम और ईस्ट के मदद से ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में, और यहाँ पे ईस्ट लगेगा, और ईस्ट का नाम है यहाँ पर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। और इथाइल, अब दूसरा स्टेप में हम ये लिख दिए हैं कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द जाइमेज एंजाइम्स के मदद से, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। मतलब आप लोग जानते हैं कि इथाइल अल्कोहल को बनाने के लिए इंडस्ट्री में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज किया जाता है। समझे बात? कोई किसी को दिक्कत? दूसरी पॉइंट ये लिखे हैं कि ऑक्सीडेशन होगा इथाइल अल्कोहल का, किसमें? एसिटिक एसिड में। मतलब इथाइल अल्कोहल और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। मतलब याद रखना कि जो इथाइल अल्कोहल और ऑक्सीजन, ये एरोबिक मीडियम जरूरत पड़ता है यहाँ पे, इसलिए ऑक्सीजन को ऐड किया गया है। लेकिन फर्स्ट स्टेप एनारोबिक मीडियम क्रिएट होना पड़ता है, क्योंकि इस मीडियम में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम लोग इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं एसिटिक एसिड में, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन मीडियम में देना पड़ता है, और बैक्टीरिया का यूज किए हम लोग। कौन सा बैक्टीरिया? तो एसिटोबैक्टर एसिटी। अब ये एसिटोबैक्टर एसिटी क्या किया, इस इथाइल अल्कोहल को CH3COOH में, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि विनेगर में कौन सा एसिड, तो आप याद रखेंगे एसिटिक एसिड। तो आपसे कोई पूछे विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप सिंपल जवाब देंगे एसिटिक एसिड।
किसी को दिक्कत यहाँ तक? बोलो हाँ या नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड। अब हम बच्चे डायरेक्ट शॉर्टकट मारेंगे। देखिए आप सीधे क्या करिए, एक टेबल बनाइए ढंग सा, अच्छा सा, पूरा बोर्ड भर। हम नीचे और बढ़ेगा तो हम बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नेम ऑफ माइक्रोब्स, नेम ऑफ माइक्रोब्स, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्पेसीज, प्रजाति कौन सा है। तो यहाँ पे पहला हम लोग बात करेंगे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और इसे तैयार करने के लिए बैक्टीरिया का यूज होता है जिसका नाम है सर वीडियो नहीं दिख रहा है। नेट तुम्हारे मोबाइल में नहीं होगा इसलिए रिफ्रेश करो। लैक्टिक एसिड को तैयार करने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और ये स्पेसीज क्या है, ये स्पेसीज बैक्टीरिया है, हमेशा याद रखना। और लैक्टिक एसिड को तैयार करने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की जरूरत पड़ता है, और याद रखना लैक्टोबैसिलस की प्रजाति जो है वो बैक्टीरिया है। क्लियर है। दूसरा हम पॉइंट पे ध्यान देंगे, 2 नंबर पर ध्यान देंगे, 1 नंबर ये था। अब दूसरा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड को तैयार करने के लिए यहाँ पर बैक्टीरिया यूज करते हैं जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। याद रखना, एसिटोबैक्टर एसिटी के मदद से, और हम लोग याद रखेंगे ये फंगस है, ये एसिटोबैक्टर एसिटी ये भी बैक्टीरिया ही है, याद रखना। दूसरा लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस के द्वारा, और ये बैक्टीरिया है। एसिड जिसको हम तैयार करने के लिए भी माइक्रोब्स का प्रयोग किए हैं, और इस माइक्रोब्स का क्या नाम है, एसिटोबैक्टर एसिटी, और ये भी याद रखना ये भी बैक्टीरिया ही है। और तीसरा की बात करें, 3 नंबर पे अगर बात करें तो हम लोग सीधा हम लोग के पास बढ़ाते चलेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर अब हम लोग बात करेंगे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को तैयार करने के लिए हम लोग यहाँ पे भी माइक्रोब्स का यूज करेंगे, एस्पारजिलस, याद रखिएगा, एस्पारजिलस निगर, एस्पारजिलस निगर, और याद रखिएगा ये फंगस है, फंगस, फंगस है। और सिट्रिक एसिड का हम लोग तैयारी करवाते हैं, इसका ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, कैन, CAN, कैन, कैन का मतलब सी से साइट्रिक एसिड, और ए से एस्पारजिलस, और एन से निगर, मतलब साइट्रिक एसिड को तैयार करने के लिए हम लोग एस्पारजिलस निगर जो फंगस है, और हमारा लास्ट एसिड है, हम लोग ध्यान देखेंगे, लास्ट है हम लोग को ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, और याद रखिएगा ब्यूटेरिक एसिड को तैयार करने के लिए हम लोग बैक्टीरिया का यूज करते हैं जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटैलिकम, ब्यूटैलिकम, याद रखिएगा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटैलिकम, और ये भी बैक्टीरिया ही है। समझिए, हम फिर से रिकैप कर देना, ध्यान दीजिए एक बार। हम लोग ये बात किए कि ऑर्गेनिक एसिड को तैयार करने के लिए फंगस और बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, और लैक्टिक एसिड जिसको हम लोग तैयार करते हैं लैक्टोबैसिलस से, और ये बैक्टीरिया है। और दूसरा हम लोग का है, दूसरा एसिटिक एसिड जिसको हम लोग तैयार किए हैं एसिटोबैक्टर एसिटी से, और ये भी बैक्टीरिया ही है। और तीसरा हम लोग का है, तीसरा है सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड को तैयार करने के लिए हम लोग एस्पारजिलस निगर का यूज करते हैं, और ये फंगस है। और चौथा है ब्यूटेरिक एसिड, और ब्यूटेरिक एसिड को हम लोग तैयार करने के लिए क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम जो बैक्टीरिया है इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, हाँ या नहीं में जवाब दें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी छात्र को दिक्कत, रिप्लाई कीजिए।
किसी स्टूडेंट को अगर दिक्कत तो आप बोले यस और नो, तो आगे बढ़ेंगे। सर थोड़ा पीछे वाला दिखाइए ना, वो थोड़ा नहीं समझ में आया। सुधार के देख लेना फिर से बाबू, अभी उनको पढ़ाने दो। ठीक है सर। ठीक है, सर अभी जाके बोले हैं कल हाँ। कंट्रासेप्टिव मेथड का ना अति करेंगे। जी जी, कंट्रासेप्टिव मेथड को रिवाइज करके टेस्ट देंगे। ठीक है सर, ठीक है। और ध्यान दो, वीडियो लेक्चर अपलोडेड रहेगा, यूट्यूब पे भी रहेगा। यूट्यूब पे हम सारा लेक्चर लोड कर देते हैं, क्रैश कोर्स का सारा लेक्चर। ठीक है। ठीक है, ध्यान दो। अब दूसरा टॉपिक है हम लोग का है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से समझिएगा थोड़ा अच्छे से। दूसरा है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में हमें दो ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, दो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है। पहला हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो एस्पोरिन ए के बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे एस्टेटिन्स के बारे में। तो याद रखिएगा, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स दो हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं। एक पढ़ने हैं हम लोग को साइक्लोस्पोरिन ए पढ़ने हैं, और दूसरा पढ़ने हैं एस्टेटिन्स। तो हम लोग नया हेडिंग बनाते हैं और समझेंगे थोड़ा अच्छे से। ऐसे कैसे हो गया, नया पेज ले लेते हैं। चलो, तो समझोगे थोड़ा अच्छे से। साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लो एस्पोरिन ए, इसका जो सोर्स है ना, सोर्स याद रखेंगे। इसका जो सोर्स है, इसका सोर्स है फंगस। मतलब हम लोग इस दवा को फंगस से प्राप्त करते हैं, और फंगस का नाम आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, फंगस। साइक्लोस्पोरिन ए जो ड्रग्स है, ये हम लोग फंगस से प्राप्त करते हैं, और फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पोलीएस्पोरम। याद रखेंगे, साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये फंगस से प्राप्त करते हैं, और फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पोलीएस्पोरम। तो हम लोग याद रखेंगे साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्राप्त करते हैं। बिहार बोर्ड में पूछा गया था कि साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्राप्त करते हैं, तो आप याद रखेंगे फंगस से, और फंगस का नाम याद रखिएगा ट्राइकोडर्मा पोलीएस्पोरम। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में और समझेंगे, डिटेल में समझेंगे थोड़ा। दूसरा, साइक्लोस्पोरिन साइक्लोस्पोरिन ए have amino suppressive properties। मतलब साइक्लोस्पोरिन के पास एमाइनो सप्रेसिव प्रॉपर्टी होता है। अमाइनो सप्रेसिव प्रॉपर्टी, it inhibit the activity of T lymphocyte। साइक्लोस्पोरिन ए याद रखेंगे बच्चा, साइक्लोस्पोरिन हैव इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज। इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। मतलब क्या करता है, ये टी लिम्फोसाइट की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, और प्रिवेंट्स ग्राफ्ट रिजेक्शन। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिवेंट्स ग्राफ्ट रिजेक्शन। मतलब जब किसी व्यक्ति का किडनी और लीवर काम नहीं कर रहा होता है प्रॉपर ढंग से, तो वहां पे एक ही ट्रीटमेंट है, ट्रांसप्लांटेशन। बट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन एक्सेप्टेंस रिजेक्टेंस होती रहती है। किसी को मान लो
खुद की बॉडी की अगर कोई चीज अगर अपने बॉडी में फिट करेंगे तो देयर इज ए नो रिजेक्शन। बट अगर वन पर्सन टू दूसरे पर्सन से अगर हम लोग किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो आवर इम्यून सिस्टम्स मे एक्सेप्ट मे रिजेक्ट। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम या तो एक्सेप्ट कर सकता है ऑर्गन को या तो रिजेक्ट कर सकता है। हम लोग ग्राफ्ट रिजेक्शन को रोकना है। और आप लोग जानते हैं कि ग्राफ्ट रिजेक्शन में सबसे बड़ी बात आप लोग को हम समझाने जा रहे हैं, तब आप लोग एक एक बात को ढंग से चीजों को समझेंगे तो कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं सेलुलर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये जो रेगुलेट किया जाता है रेगुलेटेड बाय टी लिम्फोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाँ, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को जो रेगुलेट किया जाता है, ये रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखेंगे टी लिम्फोसाइट के द्वारा। और आप यहाँ पर एक बात और याद रख लीजिएगा बच्चा अच्छे से, टी लिम्फोसाइट का जो ओरिजिन होता है याद रखेंगे बोन मैरो। हमेशा ये बिहार बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन कि टी लिम्फोसाइट का ओरिजिन कहाँ पे होता है, तो आप बोलेंगे बोन मैरो। लेकिन अगर बात करें मैचुरेशन की बात करें तो याद रखिएगा मैचुरेशन जो होता है वो थाइमस में होता है। समझे बात? तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है रेगुलेट किया जा रहा है टी लिम्फोसाइट के द्वारा। और यहाँ पे एक और बात समझने वाली बात है यहाँ पर कि और टी लिम्फोसाइट का जो ओरिजिन है ये होता है बोन मैरो में, और मैचुरेशन जो है टी लिम्फोसाइट का थाइमस में होता है। दूसरी बात, एक बात और आप लोग समझेंगे कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। याद रखिएगा ग्राफ्ट रिजेक्शन में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पार्टिसिपेट करता है, और इसीलिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। अगर एक और बात यहीं पे लिख लेंगे, कीलर टी लिम्फोसाइट ये रेगुलेट करता है किसको? तो याद रखेंगे CMIS। मतलब सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को अगर पूछे टी लिम्फोसाइट में स्पेशली कौन लिम्फोसाइट, तो आप जवाब देंगे कीलर टी लिम्फोसाइट। तो होता क्या है बच्चा, जब किसी ऑर्गन को हम किसी व्यक्ति में ट्रांसप्लांटेशन कर रहे होते हैं तो उसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस की बात आती है। और एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस की बात होती है तो इम्यूनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। और वहां पे इम्यूनिटी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है तो वहां पे मेनली आप याद रखेंगे कि इम्यूनिटी में कौन सा इम्यूनिटी, तो आप याद रखेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का काम होता है किसी ऑर्गन का एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। याद रखना है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का इन्वॉल्व तब होगा जब हम लोग किसी ऑर्गन का किसी व्यक्ति में ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। इस सिचुएशन में एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस की बात होगी, क्योंकि आप जानते हो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को जो है वो कंट्रोल किया जाता है टी लिम्फोसाइट के द्वारा। तो ऐसा हम क्यों नहीं ऐसे ड्रग्स का यूज करें जिसके कारण टी लिम्फोसाइट की जो एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाए, तो हमारा ग्राफ्ट का रिजेक्शन नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं, फिर से कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, फिर से देखते हैं यहाँ से शुरू से। हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं फिर से। तो यहाँ पे बात करेंगे साइक्लोस्पोरिन ए, और साइक्लोस्पोरिन का सोर्स याद रखिएगा फंगस। और दूसरी बात याद रखिएगा फंगस में माइक ऑफ कीजिए, ट्राइकोडर्मा पोलियोस्पोरम। और दूसरी बात याद रखेंगे कि साइक्लोस्पोरिन ए हैव अमाइनो सप्रेसिव प्रॉपर्टी और इट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ टी लिम्फोसाइट। मतलब टी लिम्फोसाइट की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। और याद रखिएगा कि साइक्लोस्पोरिन ए जो है प्रिवेंट करता है किसको? ग्राफ्ट रिजेक्शन को। तो आप लोग नया एक कॉन्सेप्ट सीख लिए आगे जाके कि
CMI जो होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है, वो रेगुलेट होता है टी लिम्फोसाइट के द्वारा। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट सीखे कि टी लिम्फोसाइट का जो ओरिजिन होता है वो बोन मैरो में होता है, जबकि मैचुरेशन जो होता है थाइमस में होता है। दूसरी बात ये भी जान जाएंगे कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, और आपसे अगर पूछे मेनली कौन सेल, तो आप बता देंगे कीलर टी सेल, कीलर टी लिम्फोसाइट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है या रेगुलेट करता है CMIS को। यहाँ तक किसी को दिक्कत बोलो हाँ या नहीं। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो तो ठीक है, हम चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, हम दावे के साथ कर रहे हैं। अगर आप क्लास रेगुलर करेंगे तो यहाँ से बहुत फायदा होने जा रहा है आपको। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये आता है कि एक नोट में आप लोग याद रखिएगा, लिम्फोसाइट की बात करें तो इस बोर्ड को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट में दो लिम्फोसाइट हम लोग को पढ़ना है। एक पढ़ना है बी लिम्फोसाइट और दूसरा पढ़ना है टी लिम्फोसाइट। तो आप लोग याद रखेंगे कि बोथ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट both B lymphocyte and T lymphocyte are formed in bone marrow। याद रखेंगे कि बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट भी बनते हैं, और दूसरा बात याद रखेंगे टी लिम्फोसाइट भी बनते हैं। दूसरी बात जो ऐसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे समझना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बिहार बोर्ड का बहुत यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। तो दो बात सर थोड़ा पीछा कीजिए ना। एक मिनट यहाँ लिख दे रहे हैं, टी लिम्फोसाइट के ओरिजिन अगर एग्जाम में आएगा कि कहाँ होता है, तो आप सीधे जवाब देना बोन मैरो में, सीधा बोन मैरो। अगर आपसे पूछे मैचुरेशन कहाँ पे होता है, तो आप याद रखिएगा मैचुरेशन जो होता है वो थाइमस में होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। VVI लगा लो इसको, VVI। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कि टी लिम्फोसाइट की जो ओरिजिन होता है ये कहाँ पे होता है, तो आप जवाब दोगे, सिंपल जवाब दोगे बोन मैरो में। और अगर पूछे मैचुरेशन कहाँ पे होता है, तो आप जवाब दोगे थाइमस में। जबकि अगर यही क्वेश्चन अगर यहाँ चेंज होके आएगा तो आप चेंज हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा कि बी लिम्फोसाइट का ओरिजिन कहाँ होता है, बी लिम्फोसाइट का, तब यहाँ पे आप जवाब दोगे ओरिजिन बोन मैरो। और मैचुरेशन भी आप याद रखना है कि मैचुरेशन भी जो होता है इसका बोन मैरो में ही होता है। याद रखिएगा, चाहे बी लिम्फोसाइट हो चाहे टी लिम्फोसाइट हो, दोनों का जो ओरिजिन होता है वो बोन मैरो में ही होता है। और जबकि मैचुरेशन की बात करें तो याद रखिएगा बोन मैरो में होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो हम लोग फिर से एक टेबल बना देंगे आगे, पहले समझ लेते हैं। अब नया ड्रग्स है जिसका नाम है एस्टेटिन्स। और एस्टेटिन्स का याद रखिएगा सोर्स जो होता है, इसका सोर्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसका सोर्स। तो सोर्स में याद रखिएगा मोनेस्कस परप्यूरियस। सोर्स में याद रखिएगा मोनेस्कस, मोनेस्कस परप्यूरियस। याद रखिएगा मोनेस्कस परप्यूरियस, ये ईस्ट है, याद रखिएगा। इसी ईस्ट से जो है हम लोग को ड्रग्स प्राप्त किया जाता है एस्टेटिन्स। और एस्टेटिन्स का जो काम होता है, अगर इसकी फंक्शन की बात करें, इसकी फंक्शन की बात करेंगे एस्टेटिन्स क्या करता है, तो आप लोग सीधा अभी रट लेंगे। फंक्शन की बात करेंगे
तो फंक्शन याद रखिएगा कि स्टेटिन्स आर यूज्ड फॉर lowering the blood cholesterol level। तो याद रखिएगा कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए जो है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को लेवल को घटाने के लिए जो है हम लोग, लोअर मतलब होता है कम करना, लोअरिंग मतलब होता है कम करना। तो याद रखिएगा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए दवा दी जाती है, और ये दवा कौन सा दी जाती है? तो याद रखिएगा स्टेटिन। किसी को दिक्कत? 1 मिनट रुकिए सर। statins are used for the lowering the blood cholesterol level। तो एक बात कॉन्सेप्ट समझेंगे कि स्टेटिन्स का प्रयोग जो होता है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने के लिए किया जाता है। आप लोग इतना भी याद रखेंगे। हम एक टेबल बना देते हैं, आपको टेबल बना देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है, बाकी पढ़िए सब, और टेबल जरूर उतारिएगा क्योंकि आपको यही शॉर्ट नोट्स बनेगा, इसमें रिवीजन ज्यादा नहीं करना है अभी। हाँ, यहाँ हम 2 ड्रग्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे ड्रग्स हम लोग 2 देख रहे हैं। एक तो ये देख रहे हैं कि साइक्लोस्पोरिन। तो चलो एक एक में हम लोग एक ड्रग्स क्या देख रहे हैं, साइक्लोस्पोरिन ए, और ये प्राप्त करते हैं हम लोग ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम से, याद रखिएगा। और याद रखिएगा एक और इसमें बात कि ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम से, और याद रखिएगा यूज्ड एज अमाइनो सप्रेसिव एजेंट, सीधा यूज्ड एज अमाइनो सप्रेसिव एजेंट, सीधा याद रखिएगा कि अमाइनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में हम लोग इसका काम करते हैं। और दूसरा ड्रग्स है हम लोग का एस्टेटिन्स, और एस्टेटिन्स का याद रखिएगा इसका सोर्स अगर बात करें, सोर्स तो एस्टेटिन्स का बात करेंगे तो आप लोग सीधा याद रखिएगा इसको हम लोग प्राप्त करते हैं मोनेस्कस परप्यूरियस, और याद रखिएगा ये ईस्ट है, और ऊपर वाला जो सोर्स है ये फंगस है, याद रखिएगा ये फंगस है, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम, और इसका यूज एज अमाइनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में हम लोग करते हैं, जबकि एस्टेटिन्स को हम लोग फॉर लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने के लिए हम लोग करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने के लिए बाबू एस्टेटिन्स का यूज किया जाता है, जबकि साइक्लोस्पोरिन ए का जो प्रयोग है अमाइनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में करते हैं इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, एजेंट के रूप में करते हैं इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे। तो नया हम लोग तीसरा पॉइंट की बात करें याद रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटिन्स आर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, याद रखिएगा स्टेटिन्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। और किसका है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो हम समझाते हैं आप लोग का। स्टेटिन्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है HMG को ए रिडक्टेज, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेटिन्स क्या करता है, इस एंजाइम के एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। HMG को ए रिडक्टेज की एंजाइम है, ये एंजाइम से बाबू, ये याद रखिएगा ये एंजाइम है, और यही एंजाइम्स जो है कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए जिम्मेवार है। ये HMG को ए रिडक्टेज कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए तैयार है। तो दूसरी बात हम लोग ये जानेंगे कि स्टेटिन्स जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है,
मतलब एस्टेटिन्स इनहिबिट कर देता है, इसके एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, HMG CoA रिडक्टेज को। इसीलिए मेवालोनेट से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, मेवालोनेट से कोलेस्ट्रॉल बनते हैं और इस स्टेप में HMG CoA रिडक्टेज की जरूरत पड़ता है। इसीलिए एस्टेटिन्स क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है, और ये क्या करता है, इस एंजाइम के एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, जिसके वजह से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस जो है ब्लड में कम हो जाता है। क्लियर है? Statins are the competitive inhibitor HMG CoA reductase, और ये ही कारण क्या होता है, इस एक्टिविटी को इनहिबिट, इस एंजाइम के एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, जिसके वजह से मेवालोनेट से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। मतलब कोलेस्ट्रॉल की जो प्रोडक्शन है या कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो ब्लड में कम हो जाएगा। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? नहीं है गुरुजी, चला दियो। चलो अब हमारा लास्ट तीसरा है, अब उसके बाद हम लोग ये 5 नंबर का आज खत्म कर लेंगे। आप लोग रिवाइज मार लेंगे, अच्छा रहेगा। अभी हमारे पास 30, 30, 60, 70 दिन है। आराम आराम से हम 5 नंबरी 2 नंबरी को क्वेश्चन बैंक को पूरा बोर्ड पर करा देंगे। तो ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है एंजाइम्स। अब हम लोग को तीसरा नंबर टॉपिक क्या है, एंजाइम्स। तो एक बात और याद रख लेंगे इसमें, ऑलमोस्ट 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 प्रोटीन्स सॉरी एथेनेरी, 1 मिनट रुक जाओ। लो ध्यान देना, एंजाइम की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स में आप लोग जानेंगे मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। मतलब ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर almost all enzymes are protein in nature। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अगर आपसे कोई पूछे क्या सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, तो ऑलमोस्ट जितने बहुत सारे एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। लेकिन एक अपवाद है, इस अपवाद को याद रखिएगा, इस एक्सेप्शन को याद रखिएगा कि राइबोन्यूक्लिएज जो होता है ये भी प्रोटीन्स है, लेकिन वो एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो याद रखिए राइबोजाइम, एक बात याद रखिएगा, राइबोजाइम ये भी एंजाइम्स है, लेकिन याद रखिएगा कि राइबोजाइम जो है ये एंजाइम्स है लेकिन प्रोटीन नहीं है, अपवाद है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो उसका गुण प्रोटीन से बना होता है। दूसरी बात एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, याद रखिएगा राइबोजाइम ये भी एंजाइम्स है, ये भी एंजाइम्स है ही है, लेकिन याद रखिएगा ये न्यूक्लिक एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब अपवाद है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन बट एक्सेप्शन है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन एक अपवाद है कि राइबोजाइम ये भी एंजाइम है लेकिन इसका नेचर न्यूक्लिक एसिड है। समझे? इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा पॉइंट ये भी मोस्ट VBI लाइन है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स denatured at high temperature। याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर्स, लेकिन यहाँ पर फिर अपवाद है, एक्सेप्शन है यहाँ पर, टैक पॉलीमरेज। बहुत इंपोर्टेंट, लगा लो 5 स्टार। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो समझो बोर्ड का दुर्भाग्य है, तब समझो बोर्ड लेवल नहीं चेक करना चाह रहा है, वो हमको सिर्फ याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर। कहने का मतलब कि अगर बॉडी का तापमान बढ़ेगा या हाई टेम्परेचर होगा तो एंजाइम्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन एक अपवाद याद रखिएगा, टैक पॉलीमरेज।
ये इंजाइम्स है, लेकिन याद रखिएगा ये हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? टैक पॉलीमरेज। और याद रखिएगा यहां से ये क्वेश्चन आएगा कि टैक पॉलीमरेज का सोर्स क्या है, तो आप सोर्स बता दोगे। इसका होता है थर्मस, थर्मस एक्वाटिकस। याद रखिएगा, थर्मस एक्वाटिकस, ये भी बैक्टीरिया ही है। समझिएगा अच्छे से कि ये भी बैक्टीरिया है, और इसी बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से जो है हम लोग प्राप्त करते हैं किसको? टैक पॉलीमरेज को। और टैक पॉलीमरेज का यूज जो होता है, हम लोग इसको पीसीआर में यूज करते हैं। याद रखिएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में टैक पॉलीमरेज का ही एंजाइम का यूज किया जाता है। और याद रखिएगा कि हाई टेम्परेचर पर भी ये टैक पॉलीमरेज जो है डीनेचर्ड नहीं होता है, स्टेबल रहता है, स्टेबल अप टू 90 डिग्री सेल्सियस। मतलब 90 डिग्री सेल्सियस के एबव भी स्टेबल, एबव, स्टेबल एबव लिख दो, अप टू हटा दो, स्टेबल एबव, एबव 90 डिग्री सेल्सियस। मतलब 90 डिग्री सेल्सियस रहने के बावजूद भी ये इंजाइम्स टैक पॉलीमरेज डीनेचर्ड नहीं होता है। डीनेचर्ड का मतलब होता है कि कोई इंजाइम जो अपना प्रॉपर्टी जो काम करने की खत्म कर देती है, तो इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन बोलते हैं। लेकिन सारे इंजाइम्स डीनेचर्ड हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर। लेकिन याद रखिएगा, अपवाद है एक टैक पॉलीमरेज जो स्टेबल एबव द 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी वो स्टेबल रहता है। और इसकी सोर्स की बात करें तो थर्मस एक्वाटिकस, और ये थर्मस एक्वाटिकस याद रखिएगा बैक्टीरिया है। समझे? बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम सारा बात बता दिए हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइपेज। तो अब हम लोग का ए, अब हम लोग एंजाइम्स में पढ़ने जा रहे हैं लाइपेज। और इसकी सोर्स की बात करें तो कैंडिडा लिपो, कैंडिडा लिपो लाइटिका। याद रहे तब भी अच्छा, नहीं रहे तब भी अच्छा। तो याद रखिएगा, लाइपेज का जो सोर्स है कैंडिडा लिपोलाइटिका से प्राप्त करते हैं। और दूसरी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे बच्चा कि जो इसका यूज्ड होता है, यूज्ड इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में करते हैं टू रिमूव, टू रिमूव ऑयली स्ट्रेन, ऑयली स्ट्रेन फ्रॉम क्लॉथ्स। अगर किसी को शर्ट में या किसी को पैंट में जब तेल का दाग लग जाता है, तो उस वक्त जो है तेल की दाग को रिमूव करने के लिए लॉन्ड्री में जो है, लॉन्ड्री में इसी लाइपेज एंजाइम्स का यूज होता है टू रिमूव ऑयली स्टेन। स्टेन मतलब याद रखिएगा दाग, फ्रॉम द क्लॉथ। क्लियर है? बोलो हाँ या नहीं। चलो, तो लास्ट अब हमारा एक रह गया। और दूसरा नंबर याद रखिएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। और याद रखिएगा इसका जो सोर्स होता है, सोर्स की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस। और याद रखिएगा स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है ये बैक्टीरिया ही होता है। तो याद रखिएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है ये प्राप्त करते हैं हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस से। और स्ट्रेप्टोकोकस याद रखेंगे ये बैक्टीरिया है। दूसरी पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, तो याद रखेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज, काइनेज ये हैज, स्ट्रेप्टोकाइनेज सोज, सोज फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं
कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट को दिखाता है। इसका मतलब है ये फाइब्रिन के फॉर्मेशन को नहीं होने देगा और फाइब्रिन का फॉर्मेशन को रोक देता है। मतलब स्ट्रेप्टोकाइनेज ये फाइब्रिनोलाइटिक मतलब होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज ये फाइब्रिन के फॉर्मेशन को रोकता है। और याद रखिएगा किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आ जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन आता है या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, तो उस सिचुएशन में ब्लड वेसल से क्लॉट को रिमूव करने के लिए, मतलब याद करेंगे क्लॉट को, तो हम लोग बात कर लेंगे इन हार्ट अटैक पेशेंट, इन हार्ट अटैक पर्सन, ये स्टेप्टोकाइनेज को हम लोग स्टेप्टोकाइनेज क्या करता है, तो रिमूव करता है, रिमूव ब्लड क्लॉट, रिमूव ब्लड क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो याद रखिएगा कि हार्ट अटैक पर्सन में स्टेप्टोकाइनेज का हम लोग यूज करते हैं ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए। और ये कैसे रिमूव करता है, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं ये कैसे रिमूव करता है। स्टेप्टोकाइनेज स्टेप्टोकाइनेज डिसॉल्व blood clots through dissolution of intravascular फाइब्रिन। याद रखिएगा इंट्रावेस्कुलर फाइब्रिन को डिसॉल्व कर देता है और जिसके वजह से ब्लड क्लॉट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर है? किसी को दिक्कत? याद रखेंगे कि ब्लड क्लॉट थ्रू द डिसोल्यूशन ऑफ इंट्रावेस्कुलर फाइब्रिन, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर जो फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है और फाइब्रिन का फॉर्मेशन रुकेगा तो ब्लड क्लॉट रिमूव हो जाता है। क्लियर है? बोलो हाँ या नहीं। लास्ट एक एंजाइम से पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज और इस एंजाइम्स का यूज रखिएगा, यूज्ड इन क्लियरिफिकेशन बोतल जूस। याद रखिएगा कि बोतल जूस को क्लियरिफिकेशन के लिए जो मार्केट में जो दुकानदार होते हैं या कंपनी इंडस्ट्री वाले होते हैं जो बोतल जूस को प्यूरिफाई करने के लिए यहाँ पे रेसे सब, मान लो कोई जूस है उसमें रेसा फाइबर सब ज्यादा होता है, उस फाइबर को हटाने के लिए, फाइबर को डिसॉल्व करने के लिए ताकि जूस जो है फ्रेश दिखे, इसके लिए एंजाइम्स का यूज होता है। तो याद रखेंगे पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज ये एंजाइम्स यूज किया जाता है, यूज्ड इन क्लियरिफिकेशन ऑफ बोतल जूस। तो बहुत इंपॉर्टेंट, शायद आप लोग समझ गए होंगे। हम आप लोग को एनसीईआरटी दिखा देते हैं और विश्वास है कि मुझे आप यहाँ तक समझे होंगे। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? यस या नो? एक नोट लिख देते हैं, हर रात 8 बजे बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक बीएससीबी का क्वेश्चन बैंक होगा। सर खत्म हो गया, क्या? हर एमबी रात खत्म 8 हो गया बजे सर। ठीक है, बीएससीबी का क्वेश्चन बैंक होगा और ये यूट्यूब पर भी रहेगा, यूट्यूब पे भी रहेगा। संकल्प बायो क्लासेस पे हम अपलोड कर देते हैं, संकल्प बायो क्लासेस पर हम इसको जस्ट लोड कर देते हैं, आप लोग इसको बार बार देखेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।
तब तक के लिए बाय, मिलते हैं, गुड नाइट। सब लोग लीव हो जाइए। सब लोग लीव हो जाइए अब। ठीक है सर, आप हो जाइए ना। हट रहे हैं, थोड़ा क्या ना, फाइल लॉक करना पड़ता है ना सारा चीज। सब लोग को बोल दीजिएगा 8 बजे ऑनलाइन आने के लिए, जिन लोगों को क्लास करना है यूट्यूब पे 30 मिनट पे, तो आ जाएगा अपना ठीक है वीडियो सर। देखिएगा। मिलते हैं, बाय, गुड नाइट। कल खाना सब हो गया सर? करते हैं बाबू बात बाद में आप, ठीक है, थोड़ा क्या है ना, वीडियो लोड करेंगे। ठीक है सर। ठीक। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ 8 से 7 से 8 में। ठीक है, आ जाओ। ठीक ठीक।
क्या नाम? अरे फुल लोड को आए थे यूट्यूब का ये लाइक में